हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन्वर्स प्रोपोर्शन देखने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले तो हमने जो पढ़ लिया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे बोला जाता है वो। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था कि एक क्वांटिटी में इंक्रीज होता है तो उसके सामने जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती थी, या एक क्वांटिटी में डिक्रीज आता था तो दूसरी क्वांटिटी में भी डिक्रीज मिलता था हमें। तो यहाँ पे जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है तो सामने वाली जो दूसरी क्वांटिटी है उसमें डिक्रीज होगा, और एक क्वांटिटी में डिक्रीज हुआ है तो सामने वाली दूसरी क्वांटिटी में इंक्रीज होगा। यानी कि टू क्वांटिटीज रिलेटेड इन सच अ मैनर दैट एन इंक्रीज इन वन रिजल्ट इन अ कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज, यानी एक में इंक्रीज हुआ तो उसके सामने जो कोरस्पॉन्डिंग है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि दो क्वांटिटीज x एंड y है, और अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखते थे x प्रोपोर्शन y। तो यहाँ पे जो है वो है व्हेन टू क्वांटिटीज x एंड y आर इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, x एंड y अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हम उसे सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि ये जो x एंड y क्वांटिटी, अब ये जो बढ़ रहा है तो सामने की तरफ ये इंक्रीज होगा, या ये बढ़ेगा तो ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल जैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन टू क्वांटिटीज x and y are in inverse proportion, then it is expressed as x proportion 1/y। तो यहाँ पे हमें एक दूसरे का जो एक दूसरे के इन्वर्स में है ऐसा बोला गया है। अब उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल ऐसा है कि एक हॉस्टल दिया हुआ है आपको। मैं ये पूरा एग्जांपल स्टेटमेंट ही यहाँ पे लिखता हूँ। देयर आर 120 students in a hostel. Food provision for them is for 15 days. So how long will this provision last if 30 more students join the group?
अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक हॉस्टल दिया हुआ है जिसमें 120 स्टूडेंट्स है और उनके लिए जो फूड प्रोविज़न दिया हुआ है वो 15 डेज का है। यानी कि जो 120 स्टूडेंट्स का जो फूड है वो 15 डेज तक चल सकता है। उसके बाद हमें बोला कि हाउ विल लॉन्ग दिस प्रोविज़न लास्ट इफ 30 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। तो ये जो प्रोविज़न दिया हुआ है 15 डेज का, अगर उसमें 120 स्टूडेंट्स में और 30 स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं तो वो जो फूड प्रोविज़न है वो कितने दिन चलेगा, क्योंकि 120 स्टूडेंट्स के लिए तो 15 डेज चलने वाला है। लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए क्योंकि 30 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है वो ग्रुप। तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 120 प्लस 30 यानी कि 150 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पहले है हमारे पास 120 एंड नंबर ऑफ डेज फॉर फूड, नंबर ऑफ डेज। तो ये जो 120 स्टूडेंट्स है उनके लिए तो 15 है, लेकिन अब स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स मोर हुए यानी 120 प्लस 30 यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 130 अरे 150। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि इतने स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। तो हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क रखा है उसके लिए हम एक वेरिएबल रख देते हैं y। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x1 वो वैल्यू ये रहा, डेट इज 120। उसके साथ ये x वैल्यू है और ये y वैल्यू, तो उसके सामने y1 का वैल्यू है हमारे पास 50 और ये जो वैल्यू आया वो वैल्यू है हमारा, यहाँ पे x1 लिया तो ये हमारा x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x2 इक्वल टू 150 लिखते एंड y2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे 120 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 150 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 15 डेज चल रहा था ये फूड, तो यहाँ पे वो कम हो जाएगा यानी कि एक में बढ़ोतरी हुई तो दूसरे में कटौती हुई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2, ये रेशियो सेम हो जाएगा क्योंकि रेशियो में ये जो है वो रेशियो है और रेशियो में हमें मालूम है कि सेम क्वांटिटीज आना चाहिए, क्वांटिटी का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दोनों का सेम होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है तो यहाँ पे 15 डेज और यहाँ पे कितना है वो, तो ये हमने रेशियो के फॉर्म में लिखा है। अब मेरे पास x1 का वैल्यू है 150 अरे 120 और x2 का वैल्यू है 150। तो उसके सामने y1 का वैल्यू है मेरे पास 50 और y2 मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं y2 यानी ये y2 मुझे यहाँ पे रखना है, ये यहाँ पे जाएगा तो ये जो 120 है वो यहाँ पे y2 की जगह पे आएगा। तो y2 इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू 150 अपॉन अरे यहाँ पे y2 अपॉन आएगा, y2 अपॉन y1 आएगा क्योंकि x1 y1 एंड x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 120 अपॉन 150 इक्वल टू y2 अपॉन 50। तो ये सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मेरे पास ये y2 आ जाएगा। तो y2 इक्वल टू 120 इंटू 50 अपॉन 150। तो 15 टेन जा 150 और ये
तो यहाँ पे मुझे y2 का वैल्यू मिलेगा 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे आंसर मिला है 12 डेज। तो पहले 120 स्टूडेंट्स थे तो 15 डेज फूड चलता था, लेकिन 30 स्टूडेंट्स मोर ज्वाइंट हुए, यानी कि 30 स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए, तो टोटल स्टूडेंट्स 150 हुआ था। तो यहाँ पे जो 150 स्टूडेंट्स हुआ, तो अब जो फूड प्रोविज़न था वो सिर्फ 12 डेज का ही हो जाएगा। अब दूसरा भी एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि उसमें if 15 artists can make a statue in 48 hours, then how many artists will be required to do the same work in 30 hours। अब ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे जो किया वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि 15 आर्टिस्ट है, वो एक स्टैच्यू बना रहे, तो उनको 48 आवर्स लगता है, यानी कि 15 आर्टिस्ट होंगे तो स्टैच्यू कंप्लीट होने में 48 आवर्स लगेंगे। तो वही काम अगर उनको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है तो उनको कितने आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x1, तो यहाँ पे भी हम टेबल पहले बना देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ आवर्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिस्ट। अब यहाँ पे हम 15 आर्टिस्ट जो है वो कितने टाइम में कवर करते हैं, 48 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब उनको ये काम कंप्लीट करना है 30 आवर्स में, तो यहाँ पे कितने आर्टिस्ट चाहिए वो हो जाएगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं y। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x1 y1 एंड x2 y2, यानी कि अगर हम बात करें कि 15 आर्टिस्ट जो है वो 48 आवर्स में कंप्लीट करते थे, और ये उनका रेशियो था। अब यहाँ पे 30 आवर्स में काम कंप्लीट करना है, तो उनको कितने आर्टिस्ट की ज़रूरत होगी वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 48 है एंड 15 वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और 30 एंड सामने y है उसका मल्टीप्लिकेशन, वो दोनों हमें सेम मिलने चाहिए। डेट मीन्स x1 अपॉन x2 इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें सेम मिलना चाहिए। अब यहाँ पे 48 एंड 15, तो यहाँ पे ये जो है वो सेम यूनिट वाले हो जाएंगे और ये सेम यूनिट वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वैल्यू x1 x2 y2 एंड y1, उसमें से हमें जो वैल्यू ढूंढना है वो हमें यहाँ पे रखना है बाकी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि y, यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं कि 48 अपॉन 30, 48/30 इक्वल टू, अब मेरे पास है y2 जो मुझे ढूंढना है और y1 जो मुझे दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे मैं y2 इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 इंटू 15 हो जाएगा अपॉन 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 2 जा 30 होता है एंड 24 जा 48 होता है। तो यहाँ पे मुझे y2 का जो आंसर मिला है वो 24 मिला है। यानी कि अगर मुझे ये स्टैच्यू 30 आवर्स में कंप्लीट करवाना है तो मुझे 24 आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पहले 15 आर्टिस्ट थे तो उनको टाइम वो स्टैच्यू कंप्लीट करने में 48 आवर्स जाते थे। यानी कि यहाँ पे कम आर्टिस्ट जो थे वो 15 थे और यहाँ पे टाइम पीरियड था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 30 आवर्स में कंप्लीट करना है, यानी कि 48 आवर्स में से 30 आवर्स हो गए तो वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ। 48 आवर्स था उसका 30 आवर्स हो गया तो टाइम में डिक्रीजन आया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी नंबर ऑफ आर्टिस्ट जो होंगे वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 15 का जो 15 पहले जो थे आर्टिस्ट उसकी जगह पे अब ज़रूरत पड़ रही है 24 की। यानी कि एक यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो सामने वाले क्वांटिटीज में इंक्रीज हुआ।